चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हमें सीखना है डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो कोशिश करेंगे कि ये दो डेफिनेशन हम कवर करें आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या डेफिनेशन है, इन दोनों को कवर करते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है लॉ की, और फिर सिंपल एक्सप्लेनेशन में सीखेंगे इसको। ठीक है ना। देखिए, प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन सेक्शन 4 में लिखी गई है, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन सेक्शन 5 में लिखी गई है, और चेक की डेफिनेशन सेक्शन 6 में है। इसमें सेक्शन नहीं दे रखा, सेक्शन 6 है चेक का। ठीक, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट क्या कहता है, देखिए इसको मत पढ़िए, पहले ये पढ़िए, ये आला पढ़िए। मतलब ये कुछ फीचर्स है प्रोमिसरी नोट के, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है अ प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, कह रहा राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन अंडरटेकिंग टू पे। अब अंडरटेकिंग क्या होता है, ठीक है। इट मस्ट कंटेन एन अंडरटेकिंग, याद रखिएगा ये वर्ड आता है अंडरटेकिंग। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस टू पे। द प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल, जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो पे करने का वो अनकंडीशनल होना चाहिए। द सम टेबल मस्ट बी सर्टेन, जो भी मनी उसके अंदर लिखा होगा वो प्रोमिसरी नोट के अंदर वो सर्टेन होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉमिस कर रहे हैं पैसे देने का या पैसे देने के अलावा कुछ और काइंड में जो मनी की टर्म्स में हो, ना ना, सिर्फ मनी होना चाहिए, मनी की टर्म वाला नहीं चाहिए। द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, जो बनाने वाला है और जो एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्ट तो नहीं होता, पर बनाने वाला है वो भी असर्टेन होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। और डेस्ट मस्ट बी सर्टेन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप यहां देखेंगे तो बड़ी सिंपल सी है। देखो, पहले सबसे पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देकर चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 4 में, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन सेक्शन 5 में, और चेक की डेफिनेशन सेक्शन 6 में है। अब इधर देखिए, एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। एक ही एग्जांपल में दोनों ही बात समझ में आ जाएगी, बस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज मुझे करना होगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर इन द सेंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट। सर देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पर माल बेचा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पर माल बेचा, सोल्ड करा उधार पे। गुड, सोल्ड इन क्रेडिट, उधार पर माल बेचा। लेट सपोज 50,000 रुपए का माल बेचा। अब मिस्टर ए को मिस्टर बी पे ट्रस्ट नहीं है। मिस्टर ए को मिस्टर बी पर कोई ट्रस्ट नहीं है कि यार ये पैसा देगा नहीं देगा। हालांकि मिस्टर ए कौन है, सेलर है सर। कौन है, सेलर। मिस्टर बी कौन है, बायर। मिस्टर बी कौन है, बायर। इसने उधार पे माल खरीदा। अब मिस्टर ए कह रहे हैं कि भाई मैं आपको 3 महीने देता हूं, आप मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। बट ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। मैं लिखवा कर लूंगा, मैं रिटर्न में लूंगा ये चीज कि मैंने आपको माल बेचा। तो यह क्या कर रहा है, बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट बना रहा है। ये एक डॉक्यूमेंट इसने बनाया और उस डॉक्यूमेंट में लिखा, सुनो क्या लिखा, ध्यान देना। लिखा, मैं मिस्टर ए, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मैं मिस्टर ए सेल उधार पर माल बेचा है, उधार पर सेल करी मिस्टर बी को। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट बनाने वाला कौन है, हु इज द मेकर, मेकर इज सेलर। तो ये है बनाने वाला, ये है मेकर। ये डॉक्यूमेंट बना रहा है, मतलब बनाने वाला डॉक्यूमेंट कौन है, ये है क्या, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट बनाने वाला कौन है, जो माल बेच रहा है। ध्यान सुनिएगा पूरी कहानी को। अब ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखता है, मैं मिस्टर ए उधार पर सेल करी है मिस्टर बी को, मैं मिस्टर ए उधार पे सेल करी है मिस्टर बी को, और उधार पे सेल करी है मिस्टर बी को ऑफ रुपीज, मैं मिस्टर ए उधार पे सेल करी है मिस्टर बी को ऑफ रुपीज 50,000, और मिस्टर बी
मुझे ये पैसे आज से 3 महीने बाद देंगे। मुझे ये पैसे मिस्टर ए मुझे और मिस्टर बी मुझे ये पैसे आज से 3 महीने मंथ बाद देंगे। अब यहां पर इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला कौन था? मिस्टर ए, जो माल बेच रहा है। ठीक है जी, यहां पर सिग्नेचर होंगे, साइन होंगे यहां पर। ठीक है जी, और यहां पर भी साइन होंगे। सबसे पहले मिस्टर ए साइन करेगा, तो यहां पर मिस्टर ए ने साइन करे, मिस्टर ए, ये मिस्टर ए के साइन हो गए। अब मिस्टर ए जब ये लिख देगा तो मिस्टर ए भेजेगा किसको पास? ये मिस्टर ए भेजेगा मिस्टर बी के पास, कहेगा भैया देखो इसको पढ़ो और इसमें साइन करो। अब मिस्टर ए ने क्या करना है? सबसे पहले जो सेलर है वो क्या कर रहा है? बेसिकली वो क्या कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट में जो भी माल उसने उधार पे बेचा उसमें 3 महीने का समय दिया कि भाई 3 महीने बाद पे कर देना, पर ये सारी चीजें ओरली नहीं हो रही, ये सारी चीजें लिखवा कर रहा है। मिस्टर ए एक डॉक्यूमेंट बना रहा है, ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, उस लीगल डॉक्यूमेंट लिख क्या रहा है कि मैं मिस्टर ए हूं, उधार पर सेल करी है मिस्टर बी को 50,000 रुपए की, और मिस्टर बी मुझे ये पैसे आज से 3 महीने बाद देंगे। ठीक, ऐसा लिख दिया इसने। ऐसे लिखने के बाद अपने साइन कर दिए, और अपने साइन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट किसको दे दिया? मिस्टर बी को दे दिया, और कहा कि आप इसमें साइन करो। मिस्टर बी इसमें तब साइन करेगा, मैं आपसे कह रहा हूं ये लो भाई एक डॉक्यूमेंट और इस पे साइन करो, आप तभी साइन करोगे ना जब आप इसको पढ़ोगे। मिस्टर बी के फॉर्म में आ जाओ, तो मिस्टर बी इसको पढ़ रहा है, इसमें लिखा है मिस्टर ए ने मुझे उधार पे 50,000 का माल बेचा और मुझे मिस्टर ए को 3 महीने बाद देना है आज से पैसे। इसने एग्री करा, इसने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, मैंने आपसे उधार पे लिया और मैं इस पे एग्री भी कर रहा हूं। जब ये एग्री करेगा इसमें तभी तो ये माल इसको डिलीवर करेगा, ऐसे तो ना डिलीवर करेगा और लिखवाया हुआ कुछ है नहीं, बात हुई नहीं, कुछ प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन होंगे। तो इसने एग्री करा कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसमें जो भी लिखा है उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, ऐसा इसने बोला। तो क्या होगा, ये अपनी एक्सेप्टेंस देगा साइन करके। तो यहां पर मिस्टर बी साइन करेंगे, और साइन करके जब मिस्टर बी साइन करेंगे तो कहेंगे मिस्टर बी ने दे दी एक्सेप्टेंस, मिस्टर बी ने दे दी एक्सेप्टेंस। मान लो अगर मिस्टर बी साइन नहीं करते तो मैं मिस्टर ए हूं, आप मिस्टर बी हो, मान लो मैं मिस्टर ए हूं और आप मिस्टर बी हो। अगर आप साइन नहीं करते तो क्या मैं आपसे पैसे क्लेम कर सकता था? नहीं कर सकता था। मैं ये डॉक्यूमेंट लेके कहीं भी चले जाता कि इसने पैसे देने, अरे तू किसी डॉक्यूमेंट में लिखता रहा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि किसने पैसे देने। भाई तू 10 डॉक्यूमेंट ले आया, मुझे इससे पैसे लेने हैं, मुझे इससे पैसे लेने हैं, उससे लिखे जा रहा है और सोच रहा है मेरे पे कितने सारे बीआर आ गए हैं, मेरे पे कितने सारे डॉक्यूमेंट आ गए जिससे मुझे पैसे लेना। अरे वो तो एक्सेप्ट करे, वो तो हाँ करे कि जो तूने लिखा है वो सही है, मैं इस पे एक्सेप्ट कर रहा हूं, हाँ मुझे पैसे देने हैं। वो हाँ नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं उससे पैसे ले लूंगा। ऐसा तो कोई भी दुनिया भर का डॉक्यूमेंट बना रहा है, मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नोट दूं, मैंने कहा लिख दो, जो लिखना है वो लिख दो। भाई मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हो सर आपने हमें पैसे देने हैं, मैंने कहा मैं नहीं मानता, मेरे को नहीं देने, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ अगर मैं साइन करके एक्सेप्टेंस दूं तब मैं कहूंगा हाँ पैसे देने, फिर नहीं दूंगा तो आप मेरे पे केस करके पैसे ले सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? मतलब जब जो सेलर है जब वो डॉक्यूमेंट बनाएगा तो डॉक्यूमेंट बनाने पर उसमें सारी बातें लिखेगा कि मैंने इसको इतने रुपए का माल उधार पे बेचा और ये मुझे इतने महीने बाद पैसा देगा, सारी बात लिखेगा कि टाइम कितने महीने बाद देगा, कितना अमाउंट है वो लिखेगा, किसने देना है वो लिखेगा। सब कुछ लिखने के बाद अपने साइन करेगा कि हाँ मैं इस पे एग्री करता हूं जो भी मैंने लिखा है। और ये बनाने के बाद, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जिसको दिया जाएगा मिस्टर बी को दिया जाएगा और मिस्टर बी से कहेगा इसको पढ़कर इसमें साइन करो। जब मिस्टर बी इस पे साइन कर देंगे तो ये बन जाएगी एक्सेप्टेंस। क्या बन जाएगी? एक्सेप्टेंस। इस डॉक्यूमेंट को आज से नाम दिया जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम दिया जाएगा? इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाएगा आज से बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हो गया हमारा आज के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ये डॉक्यूमेंट आज के बाद हमारा क्या हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो पार्टी माल बेच रही है वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो होता है मेकर। तो जिस पार्टी ने सामान बेचा या जिस पार्टी ने बिल बनाया, जिस पार्टी ने ये डॉक्यूमेंट बनाया, मेकर जो होता है, उसको प्यार से कहा जाएगा ड्रॉअर। क्या कहा जाएगा? ड्रॉअर कहा जाएगा। उसको प्यार से क्या कहा जाएगा? ड्रॉअर कहा जाएगा।
और जिस पार्टी ने एक्सेप्टेंस दी कि हाँ भाई तुमने जो भी लिखा है मैं उस पर एक्सेप्ट कर रहा हूं, वो हमारी पार्टी मानी जाएगी ड्रॉई। क्या मानी जाएगी? ड्रॉई। तो ड्रॉई वो पार्टी होती है जो बिल को एक्सेप्ट करती है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करती है। और जो बनाने वाला होता है वो ड्रॉर होता है, जिसने माल उधार पर बेचा होता है या जिसको पैसा मिलना है। अब इसके होंगे दो कॉपी, इसकी दो कॉपी होती है, बाकी इसमें यूज नहीं है इसका। दो कॉपी, ये तो अकाउंटिंग पार्ट होता है। बेसिकली इसकी दो कॉपी करी जाती है और एक कॉपी दी जाती है इसको। तो जो एक कॉपी इसको मिलती है, इसको जो कॉपी मिलेगी इस डॉक्यूमेंट की, उस कॉपी को बोलते हैं बिल पेबल, क्योंकि इसको इस बिल का पेमेंट करना है ना, बिल पेबल। और एक कॉपी इसको मिल जाएगी, इसको जो कॉपी मिलेगी इसको बोलेंगे BR, बिल रिसीवेबल। अकाउंटिंग में आपने ये पढ़ा हुआ है, नहीं तो पढ़ोगे आगे, नहीं पढ़ा तो। बाकी अकाउंटिंग का पार्ट है, हमें बिल पेबल और बिल रिसीवेबल से कोई मतलब नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो ये हो गया सर बिल ऑफ एक्सचेंज। हमें BR और BP से कोई मतलब नहीं है इधर चैप्टर में। इस वाले चैप्टर में हमें कोई मतलब नहीं है कि किसको BR और किसको BP बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस अकाउंटिंग का पार्ट है, वहां सीखेंगे आप। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में ये होता है कि एक पार्टी जिसको पैसा लेना है, कुछ लेना है मिस्टर ए को, ये एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसमें सारी बातें लिखेगा कि मैंने इतने रुपए का माल इसको बेचा और इतने महीने के बाद ये मुझे पैसा देंगे। जो पार्टी इस डॉक्यूमेंट को बनाती है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाती है, उसको ड्रॉर कहते हैं, ड्रॉर। ठीक है जी। और जो पार्टी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जो एक्सेप्टेंस देती है, मान लो ये बोलो कि जो एक्सेप्टेंस देती है पार्टी, जिस पार्टी ने एक्सेप्ट करा इस बिल को, हाँ हमें, तो उसको बोलेंगे ड्रॉई। उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉई। उसको ड्रॉई कहा जाएगा। ये हो गया सर। 3 महीने बाद ये पैसा किसको मिलेगा? ये पैसा 3 महीने बाद इसको मिलेगा, मिस्टर ए को। तो ये बन जाएगा पेई। क्या बन जाएगा? ये पेई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा सर? पेई बन जाएगा। जिस पर्सन को बिल का पैसा इन एंड रिसीव्ड होता है आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट एक्सपायर होने पे जिस पर्सन को पैसा मिलेगा वो पेई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेई। मान लो इसने क्या करा, ये जो डॉक्यूमेंट था इसको एंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। किसको कर दिया? किसी तीसरी पार्टी को कर दिया, मिस्टर सी को कर दिया। जब ये एंडोर्स करेगा तो क्या करेगा? एंडोर्समेंट कैसे होती है बताओ? एंडोर्समेंट कैसे होता है? यस, बिल के पीछे लिखेगा एंडोर्स ट्रांसफर टू या पे टू। ये पैसा मिस्टर ए को ना देकर अब ये क्या करेगा? मिस्टर बी से बोलेगा, मिस्टर बी क्या करना है? मिस्टर बी के पास क्या आएगा? देखो इसमें भी क्या लिखा होता है, और यहां पर साइड में लिखा होता है और बियरर। क्या लिखा होता है? बियरर लिखा होता है, या ऑर्डर लिखा होता है कि जो जिसका बियरर का मतलब जिसके पास ये बिल होगा उसको पैसा मिलेगा, वो उसका मालिक है, बताया था ना। और अगर ऑर्डर लिखा होगा तो क्या होगा? जिसमें जिसका नाम इस बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा उसको पैसा मिलेगा। सेम वही चीज है, चेक वाली चीज। अगर यहां पर लिखा है और बियरर तो इसका मतलब क्या है? जिसके पास ये बिल होगा वो उसका मालिक होगा, भले नाम किसी का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास बिल होगा उसका। और ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? जिसका नाम इस पर्टिकुलर बिल में होगा उसको पैसा मिलेगा। तो अगर इस पर्टिकुलर पार्टी ने मिस्टर सी को ये बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स करने के लिए क्या करना होगा? बैक साइड में आकर बिल ऑफ एक्सचेंज के वहां लिखना होगा पे टू सी, इतना इतना बोल देगा, इतने को सी को देना है। तो ऐसा ऑर्डर इसने निकाला। इसने क्या करा? ऑर्डर निकाला कि भाई ऐसा है मिस्टर बी, ये पैसा मुझे नहीं, अब सी को दे देना। ऑर्डर निकाला इसने। क्या निकाला है? ऑर्डर, ये सी को दे देना। अब सी ड्यू डेट पर क्या करेगा? सी ड्यू डेट पर पैसा रिसीव करेगा, तो जिसको पैसा मिलेगा वो पेई होगा। तो अब सी पेई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी पेई बन जाएगा। तो अगर इसने अपना जो बिल ऑफ एक्सचेंज है अगर वो ट्रांसफर कर दिया सी को तो पैसा सी को मिलेगा। तो अगर पैसा सी को मिलेगा तो सी पेई बन जाएगा। ये ड्रॉर है और वो ड्रॉई है। ड्रॉर वो पर्सन होता है जो बिल बनाता है, ड्रॉई वो पर्सन होता है जो बिल एक्सेप्ट करता है, और पेई वो होता है जो बिल का पैसा जिसको रिसीव्ड होगा। अब पैसा किसको रिसीव होता है? हो सकता है इसको भी हो जाए, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को एंडोर्स ना करे, अपने पास ही रखे, तो ये ड्रॉर भी बन गया, ये पेई भी बन गया। पेई का मतलब है इन एंड किसको पैसा मिलेगा वो पेई है। इसको भी मिल सकता है और दूसरी पार्टी को भी मिल सकता है अगर इसने ट्रांसफर कर दिया तो। अगर इसने ट्रांसफर कर दिया तो दूसरी पार्टी पेई बन जाएगी, अगर नहीं करा तो इसी को पैसा मिलेगा, ये पेई बन जाएगा। बताओ क्या आपको समझ में आया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जितनी बार हम एंडोर्समेंट करेंगे, जितनी बार आप एंडोर्स करेंगे, किसी को ट्रांसफर करेंगे, उतनी बार आपको पीछे लिखना होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे लिखना होगा हाँ ये एंडोर्स हो चुका है बिल। उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा जितनी बार आप एंडोर्स करोगे, बार बार लिखना होगा, बार बार एंडोर्स होगा, बार बार लिखना होगा। समझ में आया? यह है बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक मीनिंग। पर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है? बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पे क्या डिफरेंस है?
ठीक है, सुनो ध्यान से, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस, सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन लेता हूं, सेम चीज मैंने ले लेता हूं। मैंने यहां से कॉपी करा, ये एक पार्ट कॉपी कर लिया, ये तो पूरा ही कॉपी हो गया, कॉपी। अब कॉपी करके ले जाना कहां से, हाँ ये कॉपी हो गया, और मेरे पर लैपटॉप, मेरे पे कीबोर्ड पड़ा हुआ है, कंट्रोल वी मारता हूं, पेस्ट हो जाएगा। पावर, अंधेरा कायम रहे, डॉक्टर जयकाल, शक्तिमान, शक्ति, पावर, किलविस। ये बचपन की याद आ गई मुझे। पावर। लो भाई, ये सेलर है और ये वो बायर था, है ना, ये सेलर है, बायर। अब बड़ी बात सुन, ध्यान सुनिएगा बात। मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को और कहा कि 3 महीने बाद पैसे देना, मतलब क्रेडिट पीरियड आपको कितना मिला है, 3 महीने का। अब क्या हो रहा है, फर्क क्या है, अगर आप पीछे वाले में देखेंगे तो पीछे वाले में मिस्टर ए बिल बना रहे थे, वो डॉक्यूमेंट किसको बना, कौन बनाने वाला डॉक्यूमेंट कौन था, मिस्टर ए, जो माल बेच रहा है, जिसको पैसा मिलना है, जिसने माल बेचा, डॉक्यूमेंट मेकर कौन था, वही था। बट इस वाले केस के अंदर क्या करेगा, इस वाले केस के अंदर ये नहीं बना रहा, ये बना रहा है, बस इतना सा फर्क है। अगर सेलर बिल बनाए, डॉक्यूमेंट सेलर बनाएगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, और अगर डॉक्यूमेंट बायर बना रहा है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखेगा कौन, बायर लिखेगा, तो फिर वो प्रोमिसरी नोट बनेगा। इतना ही फर्क है सर, हाँ इतना ही है, पर लिखने का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा ना सर। अब लिखने की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इधर क्या है, इधर क्या लिखा है, मैं मिस्टर ए उधार पर सेल करी है मिस्टर बी को 50,000 रुपए की, और मिस्टर बी मुझे ये पैसा आज से 3 महीने बाद देंगे, ऐसा इसने लिखा है। तो इसका लिखने की लैंग्वेज अपनी तरफ सोच कर लिखेगा। अब ये बना रहा है, ये कह रहा है भाई तू मत बना, मैं बनाता हूं, तू मत बना, मैं बना रहा हूं। अब ये बनाएगा तो क्या लिखेगा, जरा ध्यान सुनो, पावर, 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 ये लो। अब ये बनाएगा तो क्या लिखेगा, ये लिखेगा, देखो डॉक्यूमेंट है ये, मैं बता रहा हूं क्या लिखेगा, हु इज द मेकर, मिस्टर बी इज द मेकर, ये है बनाने वाला, इस बार ये डॉक्यूमेंट बना रहा है, और ये अपने पॉइंट से लिखेगा। सोचो क्या लिखेगा, पावर, पावर नहीं लिखेगा। आ जाओ, कहता है मैं मिस्टर बी प्रॉमिस करता हूं कि 50,000 रुपए आज से 3 महीने बाद दूंगा, 50,000 रुपए आज से 3 महीने बाद दूंगा, क्योंकि मैंने उधार पर सामान खरीदा है। ये लिखना जरूरी नहीं है, उधार पर सामान लिया है, ऐसा लिखना जरूरी भी नहीं है। अगर आप ये भी लिखोगे ना, क्यों आप दोगे पैसा, जरूरत नहीं है, मर्जी आपकी, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो। अब यहां पर क्या होता है, फर्क यहां पर यह है कि यहां पर साइन होंगे किसके, मिस्टर बी के, यहां पर मिस्टर बी के साइन होंगे, मिस्टर बी यहां पर अपने साइन करेगा, मिस्टर बी ने अपने साइन करे, पर दोस्तों यहां पर मिस्टर ए के साइन नहीं होंगे। ओ हो, इसका मतलब मिस्टर ए के साइन नहीं होगा, इसका मतलब मिस्टर ए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मिस्टर ए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं होती इधर। अब लैंग्वेज समझिए आपने, लैंग्वेज क्या, इधर क्या कह रहा था, मिस्टर ए अपने पॉइंट से बोल रहा था कि मैं मिस्टर ए हूं, मैंने उधार पर माल बेचा है मिस्टर बी को 50,000 रुपए का, और मिस्टर बी मुझे आज से 3 महीने बाद ये पैसा देंगे, ऐसा मिस्टर ए ने लिखा। अगर मिस्टर ए लिख रहा है, सेलर लिख रहा है, तो वो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर यहां पर मिस्टर बी लिखेगा, मिस्टर बी देखो यहां पर लिख रहा है, कह रहा है कि मैं मिस्टर बी ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो 50,000 रुपए है वो आज से 3 महीने बाद देने का प्रॉमिस करता हूं। तो यहां पर आप देखो मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, और प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो ऐसे केस के अंदर ये बन जाएगा प्रॉमिसरी नोट। है दोनों लीगल डॉक्यूमेंट,
पर लैंग्वेज और बनाने वाले का फर्क है। अगर ये बनाएगा तो ये प्रॉमिस करेगा, और ये बनाएगा तो ये प्रॉमिस नहीं करेगा, ऑर्डर देगा। फर्क आ रहा है। एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपको 50,000 3 महीने बाद दूंगा। मिस्टर बी प्रॉमिस कर रहे हैं, जबकि मिस्टर ए प्रॉमिस नहीं करते, ये ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डर, कि हां तुमने मुझे 3 महीने बाद पैसा देना है, तुमने मुझे 3 महीने बाद पैसा देना है, ये ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, और ये प्रॉमिस कर रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है और प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं को आपको 1,000 रुपए देने हैं, आप कहोगे कौन से 1,000 रुपए? आप कहोगे चुप रहता हो यार, क्या एक्सेप्टेंस की जरूरत है? मैं खुद बोल रहा हूं मुझे 1,000 देने हैं। तो इसमें अगली पार्टी कहेगी नहीं 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 देना जी भाई साहब, आपने 1,000 रुपए नहीं देने। हम कहां एक्सेप्टेंस कहां हुई है? 1,000 रुपए तब दूंगा ना जब एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्टेंस कहां हुई है ना? तो यहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बायर खुद अपने हैंड से लिख रहा है कि मुझे पैसा देना है और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं देने के। इसलिए यहां एक्सेप्टेंस करने की जरूरत थोड़ी ना है दोस्त। एक्सेप्टेंस की जरूरत वहां होती है जब मैं आपसे कहूं कि भाई तुमने पैसे देने मेरे। अब जब तुम हाँ या ना बोलोगे, तब हाँ बोलोगे तो एक्सेप्ट करोगे। मैं कह रहा हूं कि भाई तुमने मुझे पैसे देने हैं, दीदी आपने पैसे देने हैं मैंने। दीदी मना कर रही है, कह रही मैं नहीं दूंगी। पावर नहीं देने हैं। पावर चलेगी, अकेले भी कंधेरा कायम हो जाएगा, यहाँ पर शक्तिमान भी नहीं आया। दीदी आपने मुझे पैसे देने हैं। यार कहां से आ गया मेरे दिमाग में पावर? शक्तिमान शक्तिमान। अरे यार दीदी माने, मेरे दिमाग कहां से आए? पावर। तो मैं कह रहा हूं दीदी आपने मुझे पैसे देने हैं, दीदी कह रही है हाँ देने हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। भाई जब मैं बोलूंगा कि आपने पैसे देने हैं तो आप एक्सेप्ट करोगे या मना करोगे? जब आप खुद ही कह रहे हो कि भैया मुझे आपको पैसे देने हैं, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? दे पावर, दे पैसे दे। ठीक है। आज तो पावर पावर हो ही गया है। ये कहां से आया यार ये किल्विस? पावर पावर कौन कहता है? डॉक्टर डॉक्टर कहता है या किल्विस कहता है? ठीक है जी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो दोनों में फर्क क्या है? प्रॉमिसरी नोट पे बनाने वाला बायर होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला सेलर होता है। जब सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, मतलब सेलर बायर नहीं कहेंगे इधर, क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, आप कहना ड्रॉ ड्रॉई। ठीक है, क्या बोलोगे? ड्रॉर और ड्रॉई। तो यहां पर क्या होता है, सॉरी ड्रॉ ड्रॉई नहीं बोला, बायर सेलर ही बोलना यार। बायर जब बिल ऑफ बायर जब डॉक्यूमेंट बनाएगा तो वो प्रॉमिस करेगा कि मुझे पैसा देना है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। यहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, जबकि यहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत है। यहां पर ये कह रहा है कि आपने पैसे देने, आप एक्सेप्ट करोगे हाँ देने हैं। समझ में आया? तो फर्क समझ में आया? एक में ऑर्डर देते और एक में प्रॉमिस होता है। इसलिए जब वहां पर अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था ना अंडरटेकिंग, कोई कह रहा था भाई अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ? प्रॉमिस होता है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। समझ में आया? अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। तो याद रखिएगा प्रॉमिसरी नोट में अंडरटेकिंग वर्ड का यूज होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में अंडरटेकिंग वर्ड का यूज नहीं होगा, ऑर्डर वर्ड का यूज होगा। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर दिया जाता है कि आपने पैसे देने हैं हमें, या मुझे दे दो या मैं जिसको कह रहा हूं उसको दे दो। लॉजिक आया नहीं आया? पावर पावर। चलिए अब पता लगाते हैं। अब प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर डेफिनेशन को आप डेफिनेशन अगर देखें तो पूरी डेफिनेशन चेक करना, पूरी डेफिनेशन। सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन अ प्रॉमिसरी नोट। सुनो सुनो, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान से लगाएंगे। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन अ राइटिंग। ठीक है सर, कैसा नहीं होना चाहिए सर? बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होना चाहिए, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकर नहीं है, अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। लिखो लिखो बड़े में कहीं पर साइड में लिखना कि अदर
प्रॉमिस कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशनल प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तेरे को पैसा, वो कह रहा है बी में कह रहा है भाई मिस्टर ए मैं आपको पैसा देने का प्रॉमिस तभी करूंगा जब आप अपनी बेटी की शादी मेरे से कराओगे। ठीक, कह रहा भाई पागल है क्या, चल चल निकल, ऐसा तो ना, ये कंडीशनल, ये तो कंडीशनल प्रॉमिस हुआ कि भाई तू पैसे तभी देगा जब शादी करानी पड़ेगी है। साइंड बाय द मेकर टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डरर और अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो उसके कहने पे किसी और को या किसी सर्टेन पर्सन को या जो प्रोमिसरी नोट लेकर आएगा उसको। ठीक है जी, तो यहां पर आप पूरी डेफिनेशन आप देखेंगे। प्रोमिसरी नोट एक राइटिंग में होता है, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं रहेगा। प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होगा, कंटेनिंग अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। साइंड बाय द मेकर, मेकर ही साइन करेगा, एक्सेप्टेंस नहीं होता इधर, मेकर ही साइन करेगा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मिस्टर बी कह रहा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 50,000 दूंगा। ओनली टू, जिसको आप कहोगे, जिसको आप ऑर्डर दोगे या तो उसको दे दूंगा, जिसका नाम उसमें लिखा होगा उसको दे दूंगा, या जिसके पास वो प्रोमिसरी नोट है उसको दे दूंगा। फर्क समझ में आ रहा है? एक एक लाइन समझ में आ रही है आपको? ओनली टू, किसको दूंगा पैसा? सम ऑफ मनी का प्रॉमिस कर रहा हूं, किसको दूंगा पैसा? जिसको ऑर्डर दोगे आप, मतलब मिस्टर ए जिसको बोलेगा उसको दे दूंगा, या जिसका नाम लिखा होगा उस बिल प्रोमिसरी नोट उसको दे दूंगा, या जो वो लेकर आ जाएगा प्रोमिसरी नोट, जो प्रोमिसरी नोट लेकर आ गया उसको दे दूंगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? जबकि सेम डेफिनेशन कॉपी कर दी गई है, बस फर्क क्या पर है? यहां पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की जगह अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। प्रोमिसरी नोट में ऑर्डर दिया जाता है, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है, कंडीशन प्रॉमिस नहीं किया जाता। देखो पढ़े, सेक्शन 5 क्या रहा है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी राइटिंग में है, ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और वहां क्या था? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, साइंड बाय द मेकर। अब इधर मेकर कौन है? मिस्टर ए। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, और वो कह रहा है कि भाई तुमने मुझे पैसा देना है। मिस्टर ए क्या कह रहे हैं? मिस्टर बी को मैंने माल बेचा था, उसने मुझे 50,000 देने हैं। डायरेक्ट कर रहा है कि सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन मनी, मतलब सर्टेन पर्सन इधर कौन हुआ? मिस्टर बी। ये बोल रहा है कि मिस्टर बी तुमने मुझे पैसा देना है, कितना? 50,000 रुपए, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, या तो आप मेरे कहने पर किसी और को दे दो, या जिसका नाम उस पर लिखा है बिल में उसको दे दो, या जिसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिले उसको दे दो, जिसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिले उसको। अब समझ में आया? लॉ की डेफिनेशन कितनी सिंपल है, सिंपल है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो एक है, प्रोमिसरी नोट एक राइटिंग में होगा, ठीक है सर। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस को बोला अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए। वहां पर किसी पर्सन को डायरेक्शन नहीं दी थी कि भाई ये पर्सन है, तुमने देने हैं मुझे पैसे। वहां कहता है प्रॉमिस है कि मैं इतना पैसा दे दूंगा। किसको दे दूंगा? तुम्हारे कहने पर किसी और को दे दूंगा, जिसका नाम इसमें लिखा है, सर्टेन पर्सन का नाम लिखा उसको दे दूंगा, या जिसके पास प्रॉमिसरी नोट होगा जो लेकर आएगा मेरे पास उसको दे दूंगा। बियरर, जिसके पास होगा वो मालिक। जबकि इसमें क्या कह रहा है? इसमें डायरेक्शन दी जाती है। जो मेकर होता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो क्या करता है? साइन करता है, कहता है कि भाई सर्टेन पर्सन, मिस्टर बी, सर्टेन पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, मिस्टर बी तुमने मुझे 50,000 रुपए देने हैं, जिसको मैं बोलूं या उसको दे देना या मुझे दे देना, या जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर आए उसे दे देना। फर्क क्लियर है? बताइए, लॉजिक समझ में आया? अब दोनों में फर्क क्या है? इसमें दो ही पार्टी होती है, एक मेकर, इधर मेकर कौन होगा? मेरे लिए मिस्टर बी होगा, और पैसे लेने वाला जो होगा, मतलब इन एंड जिसको पैसा मिलेगा, अभी मैं मान के चलता हूं मिस्टर ए है पैसा लेने वाला, वो पे ही बन जाएगा। तो पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड इज कॉल्ड पे। जिस पर्सन को एंड में पेमेंट मिलेगी वो पे ही होगा। अब वो मिस्टर ए हो या जिसके पास वो प्रोमिसरी नोट है वो। दो पार्टी होती है कहां पर? प्रोमिसरी नोट में, एक बनाने वाली जो बायर हो गया, और एक सेलर या जिसको पैसा मिलेगा वो। बस मान लो आप बायर हो, आपने प्रोमिसरी नोट मुझे दिया, अब मैंने प्रोमिसरी नोट किसी और को ट्रांसफर कर दिया एंडोर्समेंट करके, ठीक है जी। मान लो मिस्टर बी को दे दिया, मिस्टर सी को दे दिया। अब आप मिस्टर बी आप सी को दोगे पैसा, जिसके पास वो प्रोमिसरी नोट होगा। मेरे पे नहीं है तो वो पे ही हो गया, आप मेकर हो गए। मैंने किसी को नहीं दिया, मेरे पास ही है तो मैं पे ही हो गया, मुझे पैसा मिलेगा। जिसको पैसा मिलेगा वो पे ही, और बनाने वाले तो आप मेकर एक ही रहेगा प्रोमिसरी नोट के अंदर। जबकि अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती है। एक बिल बनाने वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज बिल मैं बना रहा था मिस्टर ए कि तुमने मुझे पैसे देने हैं, मिस्टर बी ड्रॉई, मैं ड्रॉर, और जिस पर्सन को पेमेंट मिलेगी वो पे ही। हो सकता है वो पेमेंट मुझे मिले, अगर मैं किसी को एंडोर्स ना करूं तो वो मुझे मिल जाएगा, तो मैं ही पे ही बन जाऊंगा, मैं ही ड्रॉर बन जाऊंगा।
ठीक है, अगर मैंने किसी को एंडोर्स कर दिया तो ड्रॉर में था, बनाने वाला मैं था बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट करने वाले आप थे, ड्रॉ आप हो गए, और पेमेंट मैंने किसी और को एंडोर्स कर दिया था, पेमेंट रिसीव करने वाला कोई होगा पेई। फर्क समझ में आया? ड्रॉर जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, ड्रॉई जिसने एक्सेप्ट करा बिल ऑफ एक्सचेंज को, और पेमेंट जिसको इन एंड रिसीव्ड होगी, वो चाहे मुझे हो सकती है किसी और को, वो पेई बन जाएगा। मैं ड्रॉर और पेई कब बनूंगा? जब मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाया था, जो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया वो मैंने किसी को एंडोर्स नहीं करा, मेरे पास ही था एंड तक, तो मैं ही ड्रॉर और मैं ही पेई बन जाऊंगा। ये हो गया डेफिनेशन इसका। अब इधर देखते हैं क्या बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, एक बच्चा बार बार परेशान हो जाता है, कभी कभी एक बच्चा परेशान हो जाता है, कहता है यार प्रोमिसरी नोट कैसा होगा, कैसा होगा प्रोमिसरी नोट। अब एक इस तरीके से रहेगा, अब इसे ज्यादातर आज ये देखो प्रोमिसरी नोट प्रिंटेबल फॉर्म में होता है। अब यहां पर क्या हो जाता है, बेसिकली अब के टाइम ये यूज करते हैं, अब के टाइम ये वाला प्रोमिसरी नोट यूज कर रहे हैं लोग। इसमें क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी लग जाती है, सब कुछ गवर्नमेंट लीगल स्टैंप लग जाती है, वगैरह वगैरह हो जाता है। कहां गया भाई, ये इस तरीके से भी बन सकता है। एक दूसरा तरीका भी है प्रोमिसरी नोट का, पहले होता था बहुत पुराने जमाने में, पुराना जमाना, अब तो ऐसे लिख देते हैं भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले भी एक पेपर में लिखा जाता था, कुछ इस तरीके से पीले पूले पेपर दिखते थे, है ना। अब आपको लगेगा ये ओरिजिनल है, बेसिकली कुछ नहीं है, पेपर में आप लिख देते हैं, उसको लीगल स्टैंप लगा देते हैं, गवर्नमेंट स्टैंप लग जाती है, लीगल बन जाता है डॉक्यूमेंट, स्टैंप ड्यूटी लग जाती है, वगैरह वगैरह हो जाता है, खत्म। ये स्टैंप ड्यूटी होती है, देखो ये होती है, वो स्टैंप पेपर होता है ये, और ये प्रोमिसरी नोट है, ये प्रोमिसरी नोट है। आज के टाइम अलग हो जाता है, ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज भी कुछ इस तरीके से होता है, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की फोटो दिखाता हूं, दिखा देनी चाहिए कि इमेजिनेशन बन जाती है दिमाग के अंदर, क्या बात कर रहे हो ना। पावर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे बिल ऑफ एक्सचेंज पुराने टाइम के, बहुत पुराने बिल ऑफ एक्सचेंज है, देखना 1922, शायद 1922 का है ये पेपर। आज के टाइम पे पेपर भी बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले ऐसे बनता था, ये भी एक पेपर ही है, बस कलर कर दिया पेपर को, और कुछ नहीं, कलरिंग पेपर है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। चलो आ जाओ, तो ये था सर पूरा का पूरा आपका मीनिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो, प्रोमिसरी नोट के अंदर होती है दो पार्टी, मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर होती है तीन पार्टी, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ठीक है सर। इसके बाद अब इधर देखेंगे, ये है रिक्वेस्ट, मतलब हो गए फीचर्स, कुछ विशेषताएं क्या है, पढ़ो। प्रोमिसरी नोट कैसा होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इट मस्ट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस लिखा भी है मैंने, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल होता है। प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, जो अंडरटेकिंग है, प्रॉमिस मींस अंडरटेकिंग, कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रॉमिस नोट मस्ट सर्टेन होना चाहिए, ठीक है जी। सम ऑफ अमाउंट होना चाहिए उसके अंदर, कितने रुपए होना चाहिए, 50,000 था हमारे इसके। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली, कुछ और नहीं होना चाहिए, सिर्फ पैसा ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं कि मनी के टर्म में कुछ और दे दो, भैया भैंस दे दी, दो भैया देखो आपके 10,000 रुपए देने थे, दो भैंस पड़ी है, ले जाओ यार, दूध देती है। द मेकर एंड पेई मस्ट सर्टेन, इधर मेकर कौन था, मिस्टर बी, और पेई कौन था, मिस्टर ए। द डेट मस्ट बी सर्टेन, 3 महीने बाद। ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, पावर, पावर है, मजाक मत करो यार, चलो आ जाओ। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर क्या है, क्या है, कंसीडरेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पेड ओनली बाय द वे ऑफ मनी ओनली, ये भी में देखिए फीचर्स मिल रहे हैं ना। इसके बाद अमाउंट टू बी पेड शुड बी सर्टेन, कितना अमाउंट देना, 50,000 रुपए था। द टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी इंडिकेट बाय द बिल बट सर्टेनिटी, टाइम कितना, 3 महीने बाद। ऑर्डर टू पे, और ऑर्डर इन दिस सेक्शन डज नॉट मीन अ कमांड बट इट रिक्वेस्ट अ डायरेक्शन। जबकि लोग समझते हैं ना ऑर्डर दे रहा हूं, ऑर्डर, हम ऑर्डर दे रहे भाई चुपचाप कर चल, ऐसा इधर ऑर्डर का मतलब ये नहीं, इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि अगर आप कह रहे हो ना कि ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे का मतलब हम दूसरे पर्सन को ऑर्डर नहीं दे रहे, वहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे कि भाई मेरे को मत दो, इसको दे देना। ऑर्डर किसी को क्यों देंगे भाई हम, है ना। तो ऑर्डर नहीं है, मैंने लिख दिया है कि इधर ऑर्डर टू पे का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कमांड कर रहा हूं किसी को, कमांड देना अमित शाह इधर, ऐसे नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑर्डर का मतलब इधर है रिक्वेस्ट करना,
डायरेक्शन। इट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन द डेट, प्लेस ऑफ पेमेंट और प्लेस वेयर इट ड्रॉन। तो ये सब मेंशन होगा कि भाई आज ड्रॉन हुआ, इस प्लेस पे ड्रॉन हुआ, इस प्लेस पे पेमेंट मिलेगी, इस टाइम पे पेमेंट मिलेगी, ये सब चीजें। ठीक है जी, चेक। अब आ गया हमारा पास चेक। अब चेक के बारे में देखते हैं। चेक क्या कहता है? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्यों है बिल ऑफ एक्सचेंज? बताओ। चेक प्रोमिसरी नोट क्यों है? क्योंकि चेक में हम प्रॉमिस नहीं करते, हम बैंक को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बैंक से कि भैया जो मेरा चेक लेकर आया उसको पेमेंट कर देना चाहिए। चेक में क्या होता है? ऑर्डर दिया जाता है या प्रॉमिस किया जाता है। बैंक आपको क्या कह रहा है? बैंक करेगा प्रॉमिस। आपके लिए चेक क्या है? ऑर्डर दे रहा है आपके पास। चेक किसी को फाड़ कर दिया, आपसे बोला भैया जाओ बैंक से पैसा निकाल लो, बैंक के पास जाएगा, बैंक ने देखेगा चेक, अच्छा तो अकाउंट होल्डर रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे कि पैसे दे दो, ऑर्डर है ना। तो चेक में ऑर्डर होता है ना कि प्रॉमिस, इसलिए चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है। याद रखेंगे चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा गया? क्योंकि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज इसलिए कहा गया कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में ऑर्डर दिया जाता है, जबकि प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिसरी नोट पर होता है और किसी में नहीं। एक चेक क्या है? इस बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब चेक मस्ट बी ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, ऑब्वियस है। अनकंडीशनल ऑर्डर, देखो आगे ना अनकंडीशनल ऑर्डर, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी अनकंडीशनल, दोनों में ऑर्डर दिया जाता है। मैं ऑर्डर मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट करना। कि बैंक वाले अगर हमारा चेक किसी और के हाथ में देखेगा तो बैंक वाले क्या समझेगा कि ये एक अकाउंट होल्डर है इस नाम का, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो मेरा चेक लेकर आएगा उसको पेमेंट कर देना, बस ये है ऑर्डर। बैंक को ऑर्डर चले गया कि भैया मेरा जो चेक लेकर आया उसको पेमेंट कर दीजिएगा। चेक मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जो बनाने वाला है वही साइन करेगा, दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि मेरे अकाउंट का चेक अगर मैं आपको दूंगा तो साइन भी मैं ही करूंगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा ना। मैं ही फाड़ कर दूंगा, मैं ही बनाऊंगा और मैं ही चेक करके साइन करके आपको दूंगा। द अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन इन फिगर एंड वर्ड बोथ। आपने अभी मैंने आपको चेक दिखाया था पिछली क्लास में, फिगर में भी होता है और वर्ड में भी होता है अमाउंट है। द चेक मस्ट बी सर्टेन ऑफ डेट, डेट सर्टेन होनी चाहिए कि हाँ इस डेट को चेक इशू करा गया है, 3 महीने तक वैलिड होगा। पे टू बी सर्टेन, पे का नाम लिख दो, किस पर्सन को पे करना है। मान लो आपको पे करना है तो आपका नाम लिख दिया, पे टू दिस, है ना। और अपने आप को पे करना है तो सेल्फ, है ना, राइट, अपने आप को पे करना है सेल्फ। द चेक मे बी ड्रॉन पेबल टू ऑर्डर और बियरर, ये सब सिखा चुका हूं। एक चेक ऑर्डर चेक भी हो सकता है और एक बियरर भी हो सकता है, समझ में आया ना। बियरर का मतलब जो भी चेक लेकर आएगा वो मालिक है, उसको पैसा दे दो। ऑर्डर का मतलब जिसका नाम लिखा होगा चेक पे उसी को पैसा देना। टू काइंड ऑफ चेक प्रिवेलिंग नाउ डे, आज के टाइम पे 2 काइंड के चेक चलते हैं, एक बियरर ऑर्डर चेक और एक सेल्फ चेक। सेल्फ चेक का मैंने आपसे बताया कि सेल्फ लिख दो, खत्म कहानी, पैसा आपको मिल जाएगा। बियरर का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है? बियरर वर्ड का मतलब क्या हुआ? जिस पर्सन के पास ये चेक होगा पैसा उसको दे देना, ठीक, ये है बियर। ऑर्डर, जिसका नाम इस पे लिखा होगा चेक में पैसा उसको दे देना। चेक के अंदर 3 पार्टी होती है। पहली पार्टी ड्रॉ, द कस्टमर हु साइन द चेक, मतलब मैंने अगर आपको चेक फाड़ कर दिया है और मैं साइन कर रहा हूं तो मैं ड्रॉर माना जाऊंगा, ठीक है ना, आप ड्रॉई माने जाओगे। द ड्रॉई, सॉरी ड्रॉई आप नहीं, ड्रॉई बैंक माने जाएंगे। बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन, जिस बैंक का वो चेक होगा वो बैंक ड्रॉई माना जाएगा और पेमेंट जिसको रिसीव होनी है वो पे माना जाएगा। मैंने आपको अपने चेक फाड़ कर दिया, मैंने अपने आप को एक चेक फाड़ कर दिया, तो मैंने चेक फाड़ कर दिया, मैं मेकर था, मैंने साइन करा, तो हु इज द मेकर? मी, मैं हो गया ड्रॉर, ठीक है नहीं। पैसा देने वाला कौन है? बैंक, बैंक हो गया ड्रॉई। पैसा किसको मिलेगा? आपको, आप हो गए पे। 3 पार्टी होती है इसके अंदर, ड्रॉ, ड्रॉई और पे, राइट। हो गया चेक खत्म। क्या बताऊं इसके अंदर में? अब ये खत्म हो गया तो पॉइंट। अब पता है इसमें इतनी जल्दी क्यों हो पाया? क्योंकि वो 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे, प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल और बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जाम्पल। ये दोनों एग्जाम्पल आप लिखा छाप लेना अच्छे से, ये 2 एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है जी। कोशिश करूंगा कि इसको सेव करके इसमें अटैच कर दूं, सेव कर लूं। बीओए कर दिया, ठीक है जी। अब आप अगले में ट्रेनिंग क्रॉसिंग कितने टाइप्स की होती है वगैरह, पर अभी खत्म नहीं हुआ। लास्ट में एक मैंने पॉइंट छोड़ा था जिसके अंदर मैं डिफरेंस बता रहा था कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये हमारी बुक में एक लिस्ट दे रखी थी जिसमें बता रहा था डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस तो है दोस्तों, पर कुछ सिमिलैरिटी भी है, सिमिलैरिटी ज्यादा है, बेसिकली डिफरेंस नाम की डालती है। जैसे कि क्या? जैसे कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। देखो यहां पर, देखो मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, साफ दिखेगा। अगर मैं पार्टीज की बात करूं
तो प्रोमिसरी नोट के अंदर होती है दो पार्टी जो कि मेकर और पेई है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर होती है तीन पार्टी। तीन पार्टी कौन होगी? ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई। सिमिलरली बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये वाला पॉइंट डिफरेंस नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में, देखो इसमें भी तीन पार्टी होती है, ड्रॉर, बैंकर और पेई। फर्क ये है, एक है बैंकर था क्या, वो मेरे ध्यान से निकल गया, सॉरी, ड्रॉई नहीं होगा यार, बैंकर होगा। ड्रॉई कहां से आ गया? वही तो मैं कह रहा था, बैंकर होगा यार वो। नहीं नहीं, ये बैंकर होगा, इधर ड्रॉई मत लिख दो, इधर बैंकर कर दो, ड्रॉई गलत लिखा हुआ है। ये तीन पार्टी होती है, एक बैंकर होता है, और बैंकर को ही ड्रॉ देखा था बैंक, इधर मैं बैंकर कर देता हूं, ठीक है ना। इसको ठीक कर लेना, इसको ठीक करके लिख दो बैंकर, मैं इसको ठीक कर दूंगा आपको, बैंकर अपडेटेड नोट दे दूंगा, बैंकर। तो ड्रॉर, बैंकर और पे, ठीक है जी। तो तीन पार्टी इसमें भी होती है, तीन बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होगी, चेक में तीन पार्टी है, और प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी। दो पार्टी कौन सी होती है? मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। इसमें ड्रॉर, बैंकर और पेई, ठीक है जी। तीन डिफरेंस ये मिल गया आपको। बेसिकली बैंकर हमारा ड्रॉई है, क्योंकि पैसा वही देगा, पेमेंट तो वही करेगा, जो पेमेंट करता है ना वही तो ड्रॉई होता है। इसके बाद नेचर कैसा है इसका? कंटेन है अनकंडीशनल प्रॉमिस, मींस अंडरटेकिंग, है ना, याद रहेगा। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है प्रॉमिस के अंदर, प्रोमिसरी नोट के अंदर। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस। इसके अंदर क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर। और इसके अंदर भी क्या होता है? ड्रॉर ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर टू पे अ डिमांड, पे ऑन डिमांड होता है। यहां पर बैंक को डिमांड पर पे करना होगा, बैंक के ऊपर कोई टाइम पीरियड नहीं है। जिस अभी मैंने आपको चेक दिया, आप जब जाओगे तब बैंक आपको पैसा पे करेगा, यहाँ कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, यहाँ इतने टाइम पर पेमेंट होगी, इतने बजे में ही पेमेंट होगी ना, जब जाओ तब मिलेगा पैसा, बस 3 महीने के अंदर अंदर जाना। तो स्पेसिफिक बैंक होता है जो पेमेंट करेगा आपको। इधर एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं है, आपको पता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि खुद कहता है मुझे आपको पैसा देना है, प्रॉमिस करता है। इधर एक्सेप्टेंस जरूरी है कि भाई मैं कह रहा हूं कि आपने पैसे देना है तो आप एक्सेप्ट करोगे ना, इधर एक्सेप्टेंस जरूरी है। और इधर भी जरूरी नहीं है एक्सेप्टेंस, मैं आपको बिल फाड़ कर दूंगा, आप उसको एक्सेप्ट होना करोगे, आप पकड़ोगे, सॉरी मैं आपको चेक फाड़ कर दूंगा, साइन करूंगा, आप पकड़ोगे, बैंक जाओगे, पैसे निकाल लोगे। तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, सॉरी प्रोमिसरी नोट और चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। लायबिलिटी के बारे में, लायबिलिटी ऑफ द मेकर इज प्राइमरी और एब्सोल्यूट। जो बनाने वाला है, आप प्रोमिसरी नोट बनाओगे ना और मेरे को पैसा मिलेगा तो आपकी लायबिलिटी होगी, आप ही को पे करना है, तो लायबिलिटी किसकी होगी? मेकर की, जो बनाने वाला है प्रोमिसरी नोट। इधर लायबिलिटी होगी कंडीशनल, सेकेंडरी पर्सन की, मैं बनाने वाला हूं पर पेमेंट आपको करनी है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने मुझे पैसा देना है इतना। तो लायबिलिटी प्राइमरी पर्सन की नहीं होगी, सेकेंडरी पर्सन की होगी, आपकी होगी लायबिलिटी। इधर लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉर इज कंडीशनल। इधर जो चेक इशू कर रहा है, जो चेक इशू कर रहा है वो तो आप, मैंने चेक इशू करा, मेरे ऊपर कर्जा थोड़ी ना है, मैंने चेक इशू करा, आपको दिया, बैंक आपको पैसे देगा, कर्जा बैंक के ऊपर है क्योंकि मेरा पैसा बैंक के पास है। तो लायबिलिटी किस किस केस में किसकी होती है? प्रोमिसरी नोट में बनाने वाले की, बिल ऑफ एक्सचेंज में बनाने वाले की नहीं, दूसरे पार्टी की, ड्रॉई की, और चेक के अंदर बैंक की लायबिलिटी होती है, वो पेमेंट करता है। पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी है? वो नोटिस ऑफ डिसऑनर। अभी समझो, डिसऑनर का मतलब पता है आपको, अकाउंटिंग में सीखा है, जब भी आपका चेक बाउंस हो जाता है, मतलब चेक आपने 10,000 का किसी को दिया और 10,000 आपके पैसे ही नहीं पड़े थे अकाउंट में, तो चेक क्लियर नहीं होगा, तो मतलब डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है ना। आपने 10,000 का चेक किसी को फाड़ कर दिया पर आपके अकाउंट में 10,000 थे ही नहीं, 10 रुपए थे, और 10,000 का चेक दे दिया आपने, वो बैंक में गया, पता चला बैंक वाला का टाइम वेस्ट हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बैंक वाले इसे चार्जेस भी काटते हैं, उसमें जेल भी हो जाती है कभी कभी। तो डिसऑनर में क्या होता है? इसमें डिसऑनर में नोटिस देना जरूरी नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरी होता है, चेक में नोटिस देना जरूरी नहीं है कि आपका चेक डिसऑनर होगा, सीधा चार्जेस काट लेंगे चेक के अंदर। तो आपने कोई ऐसा चेक इशू करा, आपके बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं, आपने 20,000 का चेक इशू कर दिया, बैंक वाला नोटिस नहीं देगा आपको, चेक डिसऑनर हो गया, तो सीधा पैसे काटेगा आपके अकाउंट से, इतने रुपए चार्जेस कट गए, 250, 300, 400 रुपए, क्योंकि डिसऑनर हो गया है, फिर चेक ले जाओ अपना आके, ठीक है ना। तो नेसेसरी नोटिस देना नेसेसरी नहीं है डिसऑनर का। पेबल कैसे होगा? यहां पर डिमांड और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम दोनों हो सकता है। प्रोमिसरी नोट के अंदर आप डिमांड पे पेमेंट ले सकते हैं, आप आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पे भी ले सकते हैं। मान लो आप कह रहे हो कि मैं प्रॉमिस करता हूं जब आप कहोगे तब पैसा दूंगा, ये हो गया ऑन डिमांड। और आप कह रहे हो कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा, ये हो गया स्पेसिफिक टाइम। तो यहाँ डिमांड और स्पेसिफिक टाइम दोनों के बेसिस पर पैसा लिया जा सकता है। यहां पर भी डिमांड और स्पेसिफिक टाइम पे मैं कह रहा हूं कि आपको पैसा देना होगा जब मैं चाहूंगा तब, ये हो गया ऑन डिमांड। मैंने लिखा, मैं मेकर हूं, आपने पैसा देना है, और मैं कह रहा हूं 2 महीने बाद पैसे देना है, ये हो गया स्पेसिफिक टाइम।
तो यहां पर भी, पर यहां पर सिर्फ डिमांड होता है, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जब जाओगे तब पैसा मिलेगा आपको। एक चेक ही ऐसा होता है, ऑन डिमांड रहता है हमेशा। चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड, चेक हमेशा डिमांड रहता है। मतलब जब भी आप बैंक में जाओगे चेक लेकर, बैंक वाला आपको मना नहीं करेगा, पैसे देगा, चेक लेकर जाओगे, ऑन डिमांड रहता है, ठीक है। और ये डिमांड और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, ये भी डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। आगे क्रॉसिंग किस में होती है, अभी हमने कहा ना, एक अब सिखाया था ना, दो पैरेलल लाइन जब हम डाल देते हैं उसको क्रॉसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग। जब भी हम चेक के अंदर दो पैरेलल लाइन लगा देते हैं कहीं पर भी, उसको क्रॉसिंग कहा जाता है। तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में भी क्रॉसिंग करनी जरूरी होती है? ना, सिर्फ चेक में ही क्रॉसिंग होती है, उसको और ज्यादा रिस्क कम करने के लिए चेक में ही क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में नहीं होता। तो क्रॉसिंग की जरूरत प्रोमिसरी नोट में नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं है, बस किसमें है? सिर्फ और सिर्फ चेक में है। चेक भी क्रॉस होते हैं और कोई क्रॉस नहीं होते इसके अंदर। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस किसमें देने की जरूरत होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज में देने की जरूरत होती है नोटिंग चार्जेस, इसमें प्रोमिसरी नोट और इसमें देने की जरूरत है। जैसे कि अभी आपने सीखा कि नोटिंग जब डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता है ना, तो आपने अकाउंटिंग में भी सीखा होगा। तो नोटिंग चार्जेस पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज वाले कॉन्सेप्ट पे, बाकी और किसी में नोटिंग चार्जेस नीड नहीं है देने की, ठीक है। इसके बाद है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड आपको पता है 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इसमें ग्रेस पीरियड दिया जाता है 3 दिन का, इसमें दिया जाता है, पर इसमें नहीं दिया जाता। चेक में ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है ये चीज, 3 दिन का ग्रेस पीरियड। मतलब अगर आज ड्यू डेट है तो आज के 3 दिन बाद की भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम डिसऑनर नहीं कहेंगे उसको, बाउंस नहीं कहेंगे, डिसऑनर करके ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे अगर आपको ड्यू डेट आज थी पे करने की, आपने 3 दिन और लगाए, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करा तो डिसऑनर हो जाएगा, फिर नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको। याद रखिएगा, नोटिंग चार्जेस नहीं पे करते प्रोमिसरी नोट में, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। अदर फीचर्स क्या है? इधर नंबर्स होता है, डेट प्लेस नॉट एसेंशियल। इधर नंबर, डेट, प्लेस और नॉट एसेंशियल मस्ट बी स्टैम्प्ड। प्रोमिसरी नोट में स्टैंप लगाना जरूरी है, नंबर, डेट ये एसेंशियल नहीं है। इधर भी इसने बोला कि नंबर, डेट, प्लेस एसेंशियल नहीं है, कि किस प्लेस पर आपको पेमेंट लेनी है, किस डेट पर लेनी है, आप ऑन डिमांड ले सकते हो, है ना, इतनी जरूरी नहीं है। डिमांड चाहो डिमांड ले सकते हो, पर डेट एसेंशियल होना चाहिए ना। एसेंशियल इसलिए नहीं बोला क्योंकि वहां पर ऑन डिमांड वाला कॉन्सेप्ट भी तो है ना, कि डेट नहीं होगी, किस डेट पर इशू करा है ये नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये इशू वाली डेट होगी, कौन से नंबर का बिल ऑफ एक्सचेंज है ये नहीं लिखा, या कौन सी डेट पर इशू करा ये नहीं लिखा, या फिर किस प्लेस पर इशू करा ये नहीं लिखा, तो जरूरी नहीं है। बस स्टैंप होनी चाहिए, लीगल स्टैंप होनी चाहिए, जरूरी है। किसी भी प्लेन कागज में बिल ऑफ एक्सचेंज बना लो आप, लीगल स्टैंप होनी चाहिए, कोर्ट की या फिर उसकी गवर्नमेंट स्टैंप। नंबर, डेट, प्लेस एसेंशियल। आपने देखा होगा ना, चेक नंबर होता है, चेक के ऊपर सब जब भी चेक इशू करोगे डेट लिखनी पड़ेगी, तो प्लेस कौन सी ब्रांच का चेक है ये जरूरी होता है चेक में। ये सारी चीजें जरूरी है, पर स्टैंप नहीं होता, स्टैंप्ड नहीं होती। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में प्रोमिसरी नोट नंबर कौन सा इशू हुआ, प्रोमिसरी नोट किस डेट पर इशू हुआ, कहां पर कौन सी प्लेस पे इशू हुआ, जरूरी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर कौन सा है, कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज 286, 287 जरूरी नहीं है। नंबर जरूरी नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज की काउंटिंग करना, कौन सी डेट पर इशू करो ये भी जरूरी नहीं है, कौन से प्लेस पे इशू करो ये भी जरूरी नहीं है। बस चेक के अंदर चेक नंबर होता है। अब देखेंगे तो चेक दिखाऊंगे तो लास्ट में बीच का नंबर होगा वो चेक नंबर होगा, चेक के अंदर चेक नंबर होता है। अरे मैं तो कट कर आ गया बाहर, पेन था गए। टाइम पास कर दिया ना तो मेरे साथ। भाई मैं इससे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे कर लूंगा। ही नहीं रहा, अब मुझे आ रहा गुस्सा। इंपोर्ट करना है, अरे यार इंपोर्ट करना है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या हो गया है पावर। आप देखिए, तो चेक के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर चेक के अंदर डेट जरूरी है, चेक का नंबर जरूरी है। चेक नंबर ये होता है किस प्लेस पे चेक इशू हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा होगा ब्रांच, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिख नहीं रहा, प्लाजा करके लिखा हुआ है, तिरुवनंतपुरम का है ये, है ना ये वाला।
तो ये प्लेस, कौन सी प्लेस का चेक है? चेक नंबर, ये वाला चेक नंबर होता है। इसके बाद ये डेट हो गई, यहां पर तीनों जरूरी होते हैं, पर स्टैंप लगाना जरूरी नहीं है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में स्टैंप लगाना जरूरी होता है दोस्तों। लो भाई, खत्म हो गया। ठीक है सर, इतना ही करेंगे आज की क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास से हम सीखेंगे क्रॉसिंग क्या होता है। देखो यहां पर लिखा है ना, चेक क्रॉस हो सकता है, तो क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है। पता है ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आप पढ़कर भूलने वाला चैप्टर नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनरल लाइफ के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है भाई। कभी ना कभी तो चेक का काम आपको जरूर पढ़ने वाला है, आज नहीं तो कल पड़ेगा ही पड़ेगा, इन फ्यूचर आपको पड़ेगा। तो आपको चेक की नॉलेज होनी चाहिए। मैं किसी को चेक इशू कर रहा हूं तो कैसे इशू करूं यार जिससे मेरा रिस्क कम हो, क्रॉस कैसे करूं, कैसे क्रॉसिंग करनी चाहिए, ये जरूरी चीज होती है दोस्त। तो हमारे पास ये चैप्टर हम करेंगे। अब क्रॉसिंग का मतलब सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। क्रॉसिंग के बारे में सीखेंगे, कितने टाइप की क्रॉसिंग होती है, ये सब चीजें, और मैं यहाँ पर लिख भी रखा है आपको, है ना। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर।